नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। राष्ट्रहित में जैसा कि मैं हमेशा मुद्दे उठाता हूं आपके काम के, तो आज भी ऐसा ही मुद्दा है पॉपुलेशन का। दुनिया की आबादी पिछले 12 सालों में करीब 1 अरब बढ़ी है और एक हैरानी की बात यह है कि इन 1 अरब लोगों में 5% लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में बढ़े हैं। इन दोनों राज्यों में करीब 35.4 करोड़ लोग रहते हैं और यह आंकड़ा दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश अमेरिका से ज्यादा है। दोनों राज्यों में जो कुल टीएफआर है, टीएफआर यानी प्रजनन दर, वो भी हाई रेट पे है। यूनाइटेड नेशन जो रिपोर्ट देता है उस डिपार्टमेंट का नाम है यूएनपीएफ यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। उसके आंकड़े बताते हैं कि पिछले 12 सालों में दुनिया की आबादी का जो इजाफा हुआ वो लगभग 1 अरब के आसपास है। ये जो मंगलवार यानी बीते कल 8 अरब के आंकड़े के पार पहुंच गई है आबादी। और इस दौरान आबादी बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान हिंदुस्तान का रहा। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों पर अगर आप गहराई से नजर डालें, डीप रिसर्च करें उसकी, तो आपको कई चौंकाने वाले फैक्ट समझ में आएंगे। और इसीलिए हमने ये मुद्दा आज राष्ट्रहित में चुना है और राष्ट्रहित में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आबादी जो बढ़ रही है, जिसमें भारत नंबर 1 पे है, वो कितना सुखद है। क्योंकि बहुत सारी रेटिंग्स में भारत 100 पायदान से भी नीचे चला जाता है। भारत की आबादी 2010 से 2021 के बीच 170 मिलियन यानी 17 करोड़ बढ़ी। यह आंकड़ा इससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। और दुनिया में पिछले 12 सालों में बढ़ी 1 बिलियन आबादी, लगभग 17% जो है वो भारत का हिस्सा है। भारत के अगले साल तक चीन को पीछे छोड़कर आगे निकलने का पूरा प्रोग्राम सेट हो गया है और चीन को भारत इस मामले में 1 साल बाद पिछाड़ देगा। अगर आप डेटा को एनालिसिस करें, डेटा को समझें, तो डेटा यह भी दिखाता है कि भारत में आबादी बढ़ाने में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी यूपी और बिहार की है। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं 2 राज्यों में बढ़ी है। हालांकि आबादी बढ़ने से रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की बातें की गई, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा होता दिखा नहीं। 1 अरब की आबादी में से 5% हिस्सा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन दोनों राज्यों के हिस्से में, और बाकी के सारे राज्य बाकी उसमें आते हैं। चीन दूसरे नंबर पे है, 8 करोड़ यहां की आबादी। फिर उसके बाद नाइजीरिया है, जहां पर 5.2 करोड़ आबादी बढ़ी। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, पाकिस्तान में 3.7 करोड़ आबादी बढ़ी। इथोपिया 3.8 करोड़ आबादी बढ़ी। ये एक पूरा सेगमेंट है अलग अलग देशों का। उत्तर प्रदेश और बिहार का योगदान गंगा के मैदानी इलाकों में जो आबादी रहती है, या ये जो 2 राज्य हैं, इनमें यहां से गंगा मैया निकलती हैं और यहां पे बड़ी फर्टाइल वैसे भी जमीन है और इस लिहाज से भी फर्टाइल है। उत्तर प्रदेश और बिहार देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं। इन दोनों राज्यों में कुल मिलाकर, जो हमने आपको पहले बताया, 35 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। और यह आंकड़ा चिंता तब पैदा करता है जब बहुत सारे जगहों पर हम संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारी अलग अलग ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें यह कहा जाता है कि आबादी बढ़ने से स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है अच्छा, शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं मिल पा रहा है। जो यूएनपीएफ का डेटा है यूनाइटेड नेशन का, अगर उसको हम राज्यवार देखें तो 2021 के लिए भारत सरकार के जनसंख्या अनुमानों से जो तुलना की गई वो बड़ी हैरान करने वाली है। 2010 को उसमें छोड़ दिया गया। 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी जनसंख्या अनुमानों के मुताबिक भारत में 11 से 21 के बीच यानी 10 सालों में करीब 150 मिलियन से थोड़ा ज्यादा ही आबादी बढ़ी है। यानी हर साल औसतन 1.5 करोड़ लोग बढ़े हैं हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश की आबादी 2011 में 19.98 करोड़ थी, जो 2021 में 23.09 करोड़ पहुंच गई। बिहार में 2011 में जो आबादी थी वो थी लगभग 10 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ 40 लाख, और ये बढ़ के पहुंच गई है 12 करोड़ 30 लाख के आसपास। दोनों राज्यों को मिलाकर देखें तो पिछले 1 दशक में करीब 5 करोड़ की आबादी बढ़ी है इन दोनों राज्यों में, जो दुनिया भर में लगभग इसी टाइम पीरियड में बड़ी आबादी
के से बहुत ज्यादा, जो 100 करोड़ के आसपास है, उसमें इतना हिस्सा इन दो राज्यों का है। इन दो राज्यों के अलावा महाराष्ट्र है जहां पर 1 करोड़ 21 लाख लोग बढ़े, मध्य प्रदेश है जहां 1 करोड़ 19 लाख लोग बढ़े, राजस्थान भी इसमें है जहां 1 करोड़ 7 लाख लोग बढ़े। दुनिया के सबसे नए 100 करोड़ क्लब का लगभग 3% का हिस्सा जो है वो यहां से आता है। दक्षिण भारत के 5 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कुल मिलाकर 2.38 करोड़ आबादी बढ़ी। यानी यहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास किए गए वो कामयाब रहे, जो दुनिया के सबसे नए 1 बिलियन क्लब का 3% भी नहीं है। ये जनसंख्या वृद्धि सीधे तौर पर इन राज्यों की प्रजनन दर से जुड़ी हुई है। कुल प्रजनन दर TFR का मतलब है कि किसी महिला के अपने प्रजनन वर्षों के दौरान औसतन कितने बच्चों को जन्म देने की संभावना है। जनगणना के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय के जो रिपोर्ट्स हैं, जो अनुमान हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। दरअसल भारत में TFR का आंकड़ा औसतन 2 है, यानी हर महिला के 2 बच्चों को जन्म देने का अनुमान है। TFR बिहार में ज्यादा है, लगभग 2.92, उत्तर प्रदेश में 2.3, मध्य प्रदेश में भी 2.3, राजस्थान में भी 2.2, यानी 2 बच्चों से ज्यादा इन इलाकों में है। लेकिन दक्षिण भारत में जब आप जाएंगे, दक्षिण भारत के राज्यों की जब आप तुलना करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा TFR कम है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में यह आंकड़ा जो है वो 1.54 है, कर्नाटक में 1.64, केरल में 1.79, यानी कम है। तो ये उस इलाके में कंट्रोल रहा है पॉपुलेशन का। जो यूनाइटेड नेशन है वो कई और आंकड़े भी देता है इससे जुड़े हुए। तो दुनिया की जो सबसे नई आबादी है, सबसे जो नए लोग हैं, सबसे कम विकसित देशों में हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में आंकड़ा बताया, इथोपिया है, पाकिस्तान है, भारत है, जहां लोगों की आय एक साल में औसतन $1018 है, यानी 82,416 रुपए के आसपास, यानी इससे भी कम, जो आर्थिक और पर्यावरणीय खतरों को लेकर संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। ये वो देश हैं जहां पर आबादी बढ़ रही है। 2010 से 2021 के बीच करीब 89 करोड़ लोग बढ़े हैं, और इसके विपरीत उच्च आय वाले देशों में, जहां पर जो विकसित देश हैं, जहां पर लोगों की आमदनी ज्यादा है, वहां पर इन जगहों पर करीब 10 लाख रुपए औसतन आमदनी है, वहां पर आबादी कम बढ़ी है। वहां लोग ज्यादा कमा रहे हैं, आबादी कम बढ़ रही है। यानी वहां कुल आबादी को अगर आप देखें तो 6.73 करोड़ आबादी बढ़ी। ये उन देशों में दिखाई दे रहा है जहां पर 21 की तुलना में 2010 में ज्यादा लोग रहते थे। जापान की आबादी को देखिए, यहां पर 32 लाख लोग बढ़े, यूक्रेन की आबादी 20 लाख बढ़ी, सीरिया और रोमानिया की आबादी 10 लाख की, यहां कमी आई, यहां लोग छोड़ के चले गए या फिर लोग कम पैदा हुए। बुल्गारिया, मोल्दोवा, ग्रीस, हर्जेगोविना, बोस्निया और प्लूट्रो रिको में कुल आबादी 5 लाख से ज्यादा घटी है। अमीर देशों में उम्र बढ़ने की वजह से जनसंख्या घट रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 40 साल, यानी जो 2022 के बाद अगर आप देखें 2050 तक का एक आंकड़ा ले लें, तो जापान में पॉपुलेशन लॉस मलेशिया की मौजूदा जनसंख्या के लगभग बराबर हो जाएगा। तो भारत को इसके लिए किस तरह की चिंता करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को किस तरह की चिंता करनी चाहिए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है जिसमें प्रोफेसर के सिंह हैं, जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट BHU से हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी जी हैं, हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ डॉक्टर रोहित मिश्रा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ प्रोफेसर ध्रुव कुमार त्रिपाठी हैं जो पॉपुलेशन एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ सावित्री चौधरी हैं, वो खुद पॉपुलेशन एक्सपर्ट हैं। तो हमारे साथ एक खास पैनल है, आप सभी का बहुत स्वागत। और पहला सवाल प्रोफेसर के सिंह जी से है हमारा। के सिंह जी, ये आंकड़े तो आ गए और उसमें यूपी और बिहार अव्वल है, लेकिन अब अलग अलग तरीके से इसको लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आपकी जो एनालिसिस है वो क्या कहती है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, प्रोफेसर साहब अनम्यूट कर लीजिए।
यस। जी जी, आइए। नंबर वन। हाँ, क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा हूं कि ये आंकड़े आए हैं जो आबादी के, जिसमें यूपी और बिहार काफी आगे हैं आबादी बढ़ाने में। आप इसको किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं? चिंता की बात भी है, भारत इसमें अव्वल भी है, बहुत आबादियां बढ़ी है। आप इसको किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं? अगर आप देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि यूपी में आबादी अभी बढ़ रही है। हाँ। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो कहा जाता है कि पर फीमेल जो है, एक फीमेल को ऑन एवरेज अपने पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितने बच्चे हो रहे हैं, हम्म। वो काफी यूपी में भी घटा है। ऐसा नहीं है कि नहीं घटा है। अभी भी 2 से ज्यादा है वैसे। हाँ, 2.4 के आसपास है, हम्म। जो उसको 2.1 2026 तक लाने की बात हम्म। चल रही है। हम्म। लेकिन ये है कि ये जो पहले बहुत ज्यादा था, एक्चुअली क्या हुआ कि शुरू शुरू में जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आई तो हम्म। उस समय लोगों ने पहले पहले मॉर्टेलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। हम्म। तो मॉर्टेलिटी रेट जो ही घटी, तो फर्टिलिटी रेट जो यूपी में थी उतनी की उतनी ही बनी रही, तो पॉपुलेशन ट्रांजिशन हुआ, हम्म। माने ग्रोथ रेट बहुत बढ़ गई। हम्म। तो उसको कंट्रोल करने में इतनी जल्दी नहीं क्योंकि मॉर्टेलिटी को कंट्रोल जल्दी किया जा सकता है, फर्टिलिटी को इतनी जल्दी कंट्रोल किया नहीं जा सकता। क्योंकि जो आज बच्चा पैदा होता है, तो अगर आज फर्टिलिटी आप कंट्रोल करते हैं तो इसका इफेक्ट आपको 20 साल बाद दिखाई देता है। और मॉर्टेलिटी जो कंट्रोल आप करते हैं तो मॉर्टेलिटी का इफेक्ट आपको तुरंत, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं सब कुछ, उसका आपको इफेक्ट इमीडिएट दिखाई देने लगता है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने, जो यूपी ने काफी हद तक जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। अब कहिए आप, जब आप साउथ से जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो हम वहां से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि वहां पर जो वुमेन्स एजुकेशन शुरू से ही बहुत हाई था, और शुरू से उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो आज नहीं, आज से 20 साल पहले भी उनका TFR 2.1 ही था। जब हम 4 के आसपास थे तब वो 2.1 के आसपास थे, जो कि आज वो 1.9 के आसपास आ गए हैं। लेकिन धीरे 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 हम लोग घटते घटते 2.4 पर आ गए हैं। तो डेफिनेटली जो अभी भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अपनी जगह है, और जो पॉपुलेशन TFR घट रहा है, जो घटा है, इसका इफेक्ट आपको बहुत दिन के बाद दिखाई देगा। तो प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर आपके पास उतनी नौकरियां नहीं है तो प्रॉब्लम तो वहां है ही है। बिल्कुल। तो इस तरह से यूपी को देखना तो पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम तो उनके पास पड़ी हुई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस पर गवर्नमेंट काफी प्रयासरत है उसको घटाने के लिए। अच्छा। और जब तक आप पूरी वुमेन्स एजुकेशन को नहीं बढ़ाएंगे, एजुकेशन ऑफ फीमेल को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप एजुकेशन को आप प्रोफेसर साहब, आज एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर आपने बताया है साउथ और नॉर्थ में आबादी कंट्रोल होने का। सावित्री चौधरी जी हमारे साथ हैं। सावित्री जी, ये आंकड़े इसका लोग अध्ययन कर रहे हैं, और 2011 से 2021 के बीच जो स्टैटिस्टिक्स आए उसको लेकर सरकार ने भी एक चिंता की स्थिति में कई सारी योजनाएं इस तरह की बनाने की कोशिश की गई। पिछले दिनों बात भी बहुत हुई कि आबादी को किस तरह से नियंत्रण में किया जाए, 2 बच्चे की बात की गई, उस पर कोई कानून लाने की बात की गई। आप इसको किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि अगली 1 साल 2 साल के भीतर तो हम चीन को पीछे छोड़ने की स्थिति में आ गए हैं आबादी के मामले में। देखिए, बिल्कुल सही। मैं आपकी जो भी सर बोल रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जो उन्होंने बताया, एजुकेशन ही मस्ट है। जहां जहां एजुकेशन की प्रॉब्लम है वहीं पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। जो साउथ और ईस्ट का अंतर दिखाया वो यही अंतर है। और जो यूपी और राजस्थान, आप बिहार की बात कर रहे हैं, इन दोनों स्टेट में क्या साक्षरता सबसे कम है ना? तो आप केरल की बात ले लीजिए। अगर हम जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं, वहां केरल में ऑटोमेटिक जनसंख्या कंट्रोल है। जहां एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं, शिक्षा तो मस्त है ही है। लेकिन देखिए, अब हम लोग अगर जागरूकता की बात करें या शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करें, अगर यूपी बिहार की भी हम बात करें, अगर स्कूलों में एक बच्चे छोड़ के सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो एजुकेशन के लिए कौन बढ़ावा देगा?
जब हम जो पेरेंट्स हैं, हम कम पढ़े लिखे भी हैं, कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनका जो समाज है वो अपने समाज को ये मोटिवेट नहीं करते कि आप शिक्षित हो, कि नहीं नहीं पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए और ये हमारे तो समाज में है, ये तो हमारे धर्म में लिखा है। ये सब क्या है, उन लोगों को उन पे राजनीति करनी है। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए पढ़ने के लिए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन ये हमारे यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा कम है। वहां महिलाओं को सबसे पीछे रखते हैं। तो देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, चाहे कोई भी पार्टी है या किसी भी धर्म की है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहां एजुकेशन कम है वही ये प्रॉब्लम है। अब अगर आप देखें, जब हमारी मानव सभ्यता शुरू हुई थी, उस समय मानव सभ्यता शुरू होने पे 1.5 वर्ष लगा, 1.5 लाख वर्ष लगा हमारी सृष्टि की आबादी को 100 करोड़ पहुंचने में। 1804 तक हमारी इस विश्व की आबादी 100 करोड़ थी और केवल 200 साल लगे हमारी सृष्टि की आबादी को 800 करोड़ पहुंचने में, और जिसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे भारत का है। अभी आपने कहा कि हम दूसरे नंबर पे हैं, हम दूसरे नंबर पे नहीं है। आप देखिए, 2017 में चीन का एक आर्टिकल आया था जिसमें चीन ने स्वयं कहा था कि विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री अब चीन नहीं है, वो भारत है। इसको पढ़ के चिंता बढ़ जाती है। तो ये विषय सोचने का, और हम तो सरकार से, मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पे की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पॉपुलेशन पे हम बहुत समय से काम कर रहे हैं। सरकार से बार बार हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा काम जागरूकता से नहीं चल सकता है। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें सख्त कानून, मजबूत नीति की जरूरत है, नियत की जरूरत है। फॉर ऑल के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रोहित मिश्रा हमारे साथ हैं। जी जी, आते हैं, हम आपके पास आते हैं। डॉक्टर रोहित जी, ये दोनों पैनलिस्ट ने एक तो इशारा किया कि शिक्षा एक बहुत बड़ा कारक या कारण है। आप ये तो मान ही रहे हैं कि भाई ये जो नए आंकड़े आए हैं इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इन दो राज्यों में जहां पर आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, वहां शिक्षा को लेकर उतनी शायद संवेदनशीलता नहीं बरती गई, या फिर जो सिर्फ स्लोगन रच देना कि बच्चे दो ही अच्छे, या जो बना देना, ये बहुत कारगर उपाय नहीं है, जैसा कि सावित्री जी भी कह रही हैं। लेकिन सोसाइटी भी तो इसको एक अलग, एक कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई भगवान की देन है, इसमें क्या रोक लगाना। जी देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अति संवेदनशील मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में रखा और हमारे बीच एक बहस का मुद्दा बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन तो एक फैक्टर हो ही सकता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, लेकिन साथ ही साथ अगर हम पिछले 10 साल के आंकड़ों पर जाएं, अभी हमारे पास नया सेंसस नहीं आया है, हम अगर ये एक वो देखें तो जिस हिसाब से गांवों में भी लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं, अभी लेटेस्ट एग्जांपल लखनऊ और उसके आसपास के गांवों का है, जो कम शिक्षित लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे मजदूर तबके के लोग हैं, उन्होंने भी बिना पढ़े लिखे अपने बच्चों को और फैमिली प्लानिंग को एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, नो डाउट भारत जब से आजाद हुआ है तब से, और जब से परिवार कल्याण भारत में इमरजेंसी के बाद स्टार्ट हुआ है, जैसा प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि हमने हेल्थ सेक्टर में नो डाउट डे बाय डे अचीवमेंट हमने हासिल किए हैं, और उन हेल्थ सेक्टर के जो अचीवमेंट हैं उन्होंने हमारी मोर्टेलिटी रेट को, ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट को कम किया है, जिससे हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हुई है और आगे आने वाली जो जनरेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट कम होने से हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, और एजुकेशन के साथ साथ जो अवेयरनेस कैंपेन है लोगों में, नो डाउट अवेयरनेस आ रही है, वो चाहे पीएचसी के थ्रू आ रही हो, चाहे सीएससी के थ्रू आ रही हो, चाहे एक दूसरे को, चाहे जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, लोगों की इनकम उतनी नहीं है, रोजगार के अवसर उतने ज्यादा उपलब्ध नहीं है। वो तो पॉपुलेशन की वजह से ये भी एक इस पे दोष दे दिया जाता है कि भाई आबादी इतनी है। अभी आपको परीक्षा का याद होगा, कोई एक इम्तिहान था, उसमें आप स्टेशनों पे देखिए ऐसा लग रहा था गिजाई की तरह लोग पूरा भरे हुए थे खचाखच, एक इम्तिहान के लिए, और पद बहुत कम थे। वो कहते हैं कि भाई पॉपुलेशन इतनी है तो हम क्या करें, व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास, सिस्टम नहीं है। जी, और
इस पॉपुलेशन की वजह से जो शहर हैं, ये मेरा मानना है बढ़ते जा शहर रहे हैं। पूरी बढ़ते जा शहर ब्लैक होल्स होते जा रहे हैं। गांव की जो आबादी है वो शहरों की ओर इतनी बुरी, मतलब इतनी ज्यादा स्पीड में माइग्रेट कर रही है कि शहर उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। और शहर में पानी की समस्या, हेल्थ की समस्या, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाले 10-15 साल में हम लोग देखेंगे, 2050 तक हम लोग देखेंगे, वो होगी शहरी क्षेत्र में स्लम्स बढ़ेंगी। क्योंकि शहर में रहने जीवन स्तर नीचे चला जाएगा, गिरावट आएगी। बिल्कुल। जी। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से वो ये सारी चीजें देख भी रहे हैं और उन्होंने कई बहसों में वो रहे भी इस तरह की। प्रमोद जी, एक चीज मैं देख रहा हूं, ये राजनीति में भी बहुत इफेक्टिव ये मुद्दा रहा है। कुछ लोग, आप संजय गांधी के जमाने से देखें कितना बवाल हुआ, और आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि आबादी बढ़ाओ नहीं तो पिछड़ जाओगे। दूसरी तरफ ये होता है कि यूपी बिहार के ही बहुत से नेता कहते हैं आबादी बढ़ाओ नहीं तो पिछड़ जाओगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि अब हम बाकी बहुत सारी जो रेटिंग्स आती हैं उसमें किस पायदान पे रहते हैं, अब उस बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसमें हम नंबर 1 पे हैं। जी सर, इच्छा शक्ति नहीं लगती ना, मुझे लगता है। आप अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। आ रही आवाज? आ रही है? हाँ, आ रही सर, आ रही। हाँ, देखिए अभी जो सावित्री जी ने और प्रोफेसर साहब ने कहा वो काफी हद तक जो जनसंख्या वृद्धि है उसके कारणों पर बढ़िया अच्छे ढंग से बात उन्होंने रखी। निश्चित रूप से देखिए उसके मेरी नजर में 2-3 बड़े प्रमुख कारण हैं। निश्चित रूप से जो आपने बात संजय गांधी के समय की कही, वो एक अब उसको ये महसूस किया जा सकता है, हालांकि उस समय उसको राजनीतिक रूप से देखा गया और एक वर्ग विशेष ने उसका कड़ा प्रतिवाद भी किया था जब उन्होंने ये जनसंख्या को रोकने के लिए जब वो नसबंदी का कार्यक्रम लेके आए थे, तो वो एक अच्छा कार्यक्रम था, लेकिन उसका स्वरूप या उस पर तो एक बहस हो सकती है, लेकिन मकसद वही था हमारे इस उत्तर भारत में। और हाँ, वो बहुत अच्छा था। अब समझ में आता है उस समय राजनीतिक रूप से भी विरोध किया। हमारे देश में एक बड़ी विडंबना है, मतलब लगभग 40 साल से मैं भी पत्रकारिता में हूँ, उससे जुड़ा रहा हूँ। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ राजनीतिक दल सत्ता को हासिल करने के लिए सही मुद्दों पर भी राजनीति करने लगते हैं और उसकी आलोचना करने लगते हैं। तो जनता में एक अनावश्यक भ्रम पैदा हो जाता है। तो वो बजाय इसके कि जो देश की विकास से संबंधित हों, जनसंख्या से संबंधित हों, या और जो पानी की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, या जो भी ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इन पर जो इस देश का दुर्भाग्य ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मत नहीं हो पाता है। शायद एक ये कारण है कि जो जागरूकता के तमाम अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, चाहे वो परिवार कल्याण का को आप ले लीजिए, चाहे आप शिक्षा को लेके ले लीजिए, लेकिन उसके रिजल्ट उसकी तुलना में कहीं हमको प्राप्त नहीं हो रहे। एक ये कारण है। दूसरी एक बात यह है कि जो अशिक्षा की बात कही, हमारे कम से कम जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बात है, दक्षिण भारत लिटरेरी रहा है, वहाँ शिक्षा के प्रति जागरूकता रही है। यहाँ विशेष रूप से वैसे भी शिक्षा के में पिछले रहे, और महिलाओं और बच्चियों के मामले में तो यहाँ पर इतने ऑर्थोडॉक्स हैं कि लड़कियों को पढ़ाने भेजना नहीं चाहते हैं। अभी आप ले लीजिए, आप मतलब बेवजह का कि साहब वो स्कूल में जाएंगे तो बुरखे को लेके, हालांकि बड़ी पिटी थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अब शिक्षा में बुरखा भी होगा। तो ये छोटी जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। अगर उत्तर भारत में देख लें तो उत्तर भारत में विशेष रूप से ये कॉन्सेप्ट रहा है कि कोई बहू अगर पैर छू रही है तो कहते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो। मतलब ये एक पुरानी, ये आप कह रहे हैं, ये विवाद भी हो सकता है इस पे। आप देखिए ये आप जो बात कह रहे हैं कि ये आपने आशीर्वाद है। नहीं, मैं सवाल आशीर्वाद तो है, निश्चित रूप से, लेकिन एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, वो स्वस्थ रहें, शिक्षित हों, आगे बढ़ें, इसका ये आशीर्वाद। बिल्कुल। माफी चाहूंगा आलोक जी, देर से आपके पास आ रहा हूं।
लेकिन आपने जो सुना, मुझे दो तीन चीजें स्पष्ट, एक तो इच्छा शक्ति की कमी है कि पॉलिटिकली विल पावर नहीं है शायद, और वो या तो नीति लाना नहीं चाहते उतना स्ट्रांगली, क्योंकि पहले ट्राई कर चुके हैं, वो काम नहीं किया उसने उतना, लोगों ने आलोचना की, विवाद खड़ा हो गया। और दूसरा एक एजुकेशन की जो बात की, एजुकेशन तो जाहिर सी बात है कि सरकार ही उस तरह की व्यवस्थाएं करेगी कि भाई बच्चियां शिक्षित हों, समाज शिक्षित हो। आप इसको क्या कारण आपको लगता है, और अगर ये जो चीजें हैं वो सही हैं तो फिर इस पे सरकार क्यों उतने ताकतवर तरीके से नहीं आ रही है फ्लोर पे? देखिए, अभी तक जो भी राय आई वो उससे थोड़ा सा अलग मैं बात करूंगा। देखिए, अब तक जो होना था वो हुआ, लेकिन अब आगे क्या होना है उस पे कंट्रोल करने के लिए जब तक सरकार कोई कठोर निर्णय जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के नहीं लाएगी तब तक इस पे रोक लगना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग राजनीतिक, अलग अलग मतलब के लोगों का अलग अलग विचार। कोई अगर इधर कुछ वर्षों में देखा जाए जो एक वर्ग विशेष देखिए तो जो पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं उनके यहाँ देखिए तो जनसंख्या में काफी अंतर आया है, जो मैं खुद देखता हूँ उस चीजों को। लेकिन वहीं जहाँ शिक्षा का अभाव है वहां देखिए तो वहां आज भी वो संख्या बढ़ रही है। तो ये दोनों तरफ का जो समानता है उसको समानता लाने के लिए जब तक एक नियमावली, कोई सख्ती व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये इस तरह की व्यवस्थाएं रोक पाना मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। क्योंकि जैसे पल्स पोलियो अभियान था उसको भी चलाने में वर्षों चलते रहे, लेकिन आज भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। उसको लेके भी बहुत विरोध हुआ जगह जगह। तो ये भी एक जनसंख्या मामले में भी बहुत विरोध हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो इस चीज को मानने को तैयार भी नहीं है। तो उनको समझाना, उनको इस विषम परिस्थितियों में कैसे निपटेंगे, जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी जिसका विस्फोट होगा। आज एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए कि एक जगह कहीं एग्जाम की आवश्यकता होती है, वहां 10 वैकेंसी में 10 लाख लोग आ जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? अस्पतालों में देख लीजिए, अस्पतालों में इतनी भीड़ लगी हुई है कि डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा सबका। तो ये सब जनसंख्या वृद्धि का ही मेन कारण है। तो इसके लिए शिक्षा, जागरूकता के साथ साथ एक सख्त नियमावली भी बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, मैं फौरन लौटता हूं। और ये बहुत जरूरी है कि इस दिशा में न सिर्फ सोसाइटी को बल्कि हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत जिम्मेदारी से कदम उठाने होंगे, सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले 20 साल बहुत मुश्किल होने वाले हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन आ रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, इसमें भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर बात हो रही है, नए आंकड़ों पर बात हो रही है। एक खास पैनल है हमारे साथ और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारत में आबादी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और इसको नियंत्रण करना क्यों मुश्किल होता जा रहा है। प्रोफेसर के सिंह जी, ये भी कहा जाता है कि हमारी जो देश की जलवायु है या जो माहौल है उसकी वजह से भी आबादी को नियंत्रण करना मुश्किल है। आपने बता दिया भाई एजुकेशन चाहिए, आपने बताया कि एक व्यवस्था चाहिए, अब ये भी एक बात निकल कर आई कि भाई मजबूत कानून होना चाहिए। क्या इसके कोई नेचुरल कारण भी आपको नजर आते हैं क्या? यहाँ की जलवायु जिसके नाते जो है बढ़ रही है, क्योंकि
यूएस में ही जाए और फ्लोरिडा एरिया में चले जाए। उनकी जलवायु लगभग यहाँ की तरह से, मान लीजिए यूपी की तरह से जलवायु है उनकी, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, तो जलवायु का बहुत योगदान नहीं है। अच्छा, योगदान तो जो है हमारे एजुकेशन, और जो कहा गया कि जो हमारे जो यूथ निकले, जो निकल रहे हैं, उनका भी हम यूज नहीं कर पा रहे, जिसको आप पॉपुलेशन डिविडेंड की बात करते हैं कि भाई जो आपकी यूथ निकल रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उनकी, क्या हम किसी टेक्निकल ट्रेनिंग के उनका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो कहा जाए कि पॉपुलेशन डेंसिटी तो जितना यूपी की है, इससे ज्यादा बहुत सी कंट्रीज जो छोटी छोटी कंट्रियां उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेकिन उस पॉपुलेशन को हमने एक प्रॉपर वे में उसको रखा है, क्योंकि उनको सबको एजुकेट किया, सबको टेक्निकल ट्रेनिंग दी, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिविडेंड जो है उनका, उसका प्रॉपर यूज हुआ। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने उनको कोई दिशा नहीं दी, हमने पर उनका एजुकेशन नहीं किया, वो किस दिशा में जाएं, तो यहाँ हम फंस गए। और इसीलिए वो जो पॉपुलेशन की जो एक पोस्ट जो निकल रही है और उस पर इतने लोग दौड़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है क्योंकि आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल रख दी। अब हाई स्कूल तो सभी लोग पास हो गए, उन और कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दी और जॉब की तरफ रखा नहीं आपने, तो डेफिनेटली वो उसी जॉब की तरफ जाएंगे। तो हमने अपनी पॉपुलेशन को अब हमें देखना होगा कि हम जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है, क्योंकि अगर इस पॉपुलेशन डेवलपमेंट डिविडेंड को हम 2050 या 55, जब तक ये मेरे पास ये पॉपुलेशन डिविडेंड है, तब तक अगर यूज नहीं कर पाए तो ये देश के लिए बहुत दिक्कत की पैदा हो जाएगी, क्योंकि 2055 के बाद हमारी ये यूथ पॉपुलेशन से यही यूथ पॉपुलेशन एजेड पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तब हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बड़ी तो इस समय को पॉलिसीज को ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है, इसको कैसे पॉजिटिव वे में ले जाएं। सावित्री जी, ये जो प्रोफेसर साहब ने बात उठाई, ये वाकई में बहुत चिंता की बात भी है। आप चूंकि इस पूरी व्यवस्था को और इस क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है, आप इस पे नजर रखती भी हैं, आप लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, सरकार से भी आपका संवाद रहता है। सरकार क्यों इसको लेकर कोई पुख्ता नीति नहीं बना पा रही? एक बात तो कॉमन है, सभी पैनलिस्ट मान रहे हैं कि सरकार में, या सरकार किसी की भी हो, राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या पहले की सरकारें हो, वो क्यों इसको लेके कोई पुख्ता नीति नहीं बना पा रही हैं जी कि इसको कंट्रोल करें, हम इसको एक सही तरीके से यूटिलाइजेशन करें, जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे थे। चूक कहां पे हो रही है, कहां पे ये परेशानी है? शिव जी, प्रॉब्लम यही है हमारे देश में वोटों की राजनीति है, और अब से नहीं, पहले से होती चली आई है। और शायद जो उस महेंद्र जी के समय में ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा था, शायद उस समय ही हमारे इसमें कोई चूक रह गई है। मैं माफी चाहूंगा सावित्री जी, मैं माफी चाहूंगा, बीच में थोड़ी सी बात बोल रहा हूं। मैं तो जितनी डिबेट करता हूं, मैं हर डिबेट में आखिर में एक बात आती है कि हमारे देश में वोटों की राजनीति है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये वोटों की राजनीति कहां लेके जाएगी? किसी बात पे तो वोट की राजनीति ना हो। हाँ, यही तो वोटों की राजनीति है ना, जिस सरकार से उम्मीद थी। समझिए कि इस सरकार के हमारे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में था, 2014 के एजेंडा में भी था, और इसको सरकार को इसीलिए हम इस देश की जनता लाई कि देश में सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी। चाहे अब शिक्षा ले लें, चाहे स्वास्थ्य ले लें, आज गरीबी, भुखमरी, बीमारी, सभी का कारण, बेरोजगारी, सभी का कारण है बढ़ती आबादी। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, कुछ लोग आ जाते हैं दूसरे धर्म के कि अरे फलाना तो कह रहा है नहीं हमारे धर्म में नहीं है। भाई, वो चंद लोग हैं, हमें चंद लोगों की परवाह नहीं करनी है, हमें देश को देखना है। ये नेता लोग जो नीति निर्माता है हमारे, ये क्या देख रहे हैं? इन लोगों को कानून बनाने में, इस पे हाथ डालने में क्यों दिक्कत होती है? इस विषय पे आप कानून बनाने की बात तो बात करना भी कोई पसंद नहीं करता। थोड़ा बहुत अगर हम हैं तो इस सरकार से ही उम्मीद है, इस कानून की।
और जैसे कि अभी ड्राफ्ट बनाया, आपके योगी जी ने ड्राफ्ट बनाया 2021 में मेरी डिबेट थी, मैंने सीधे सीधे चैनल के माध्यम से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 2022 के लिए आप क्यों लटका रहे हैं, आप 21 में क्यों नहीं बनाते? सब कुछ तो आपके हाथ में है। जब आप सारे बिल ला सकते हैं, आप सीड बिल ला सकते हैं, किसान बिल ला सकते हैं, मिल्क बिल ला सकते हैं, तो इस बिल को लाने में आपको दिक्कत क्या है? तो देखिए, जैसे और सरकारें गई, अगर हम जनसंख्या, पहली सरकारें गई, लोग कहते हैं कि अरे इंदिरा जी की सरकार चली गई थी जनसंख्या नियंत्रण कानून करने की वजह से, लेकिन अगर अब सरकार किसी की जाएगी ना, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ना बनाने की वजह से जाएगी। आलोक जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी में चाहूंगा इसी जो बात सावित्री जी ने कहा, मैं आपकी और प्रमोद जी की दोनों की एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहता हूं इस पर। आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हेलो। हाँ जी जी, ये जो सावित्री जी जिसको इशारा कर रही हैं कि भाई इस सरकार से उम्मीद थी, अब ये भी अगर ऐसा ले आएंगे तो मुझे तो ये लग रहा है कि इनके खिलाफ भी माहौल हो जाएगा, लोग कहेंगे अच्छा आप हमारी पॉपुलेशन रोक देंगे। ये क्या तरीका है? आबादी कम है हिंदुओं की। नहीं, देखिए, ये जनसंख्या किसी एक वर्ग या एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये हर व्यक्ति की समस्या है। हर व्यक्ति को सोचना होगा, सरकार अपना काम करे वो उनका काम है, लेकिन ये हमको भी सोचना है और आपको भी सोचना है। सरकार को इस पे सख्ती से लागू कराना है। देखिए, दो चीजें हैं, एक तरफ योजना भी चलती है, जननी करके नाम से एक योजना चलती है जिसमें बच्चियां होने पे पैसा मिलता है, रुपए पैसा मिलता है। तो एक तरफ उस तरह की योजनाओं पर रोकना पड़ेगा, साथ में आपको ये व्यवस्था देनी पड़ेगी कि अगर 2 से बच्चे ज्यादा हैं, एक उसकी टाइमलाइन, एक डेडलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद उनको ये सुविधाओं से वंचित किया जाएगा, तब इस पे एक अच्छा सा रिजल्ट आने की उम्मीद है। अन्यथा चूंकि राजनीति है और ये राजनीति में बातें होंगी, लेकिन इस पे अमल करना इतना आसान काम नहीं है। तो उस पे अमल करने के लिए आपको कोई ठोस कदम, ठोस निर्णय लेना पड़ेगा और इस तरह की लाभकारी योजनाओं को बंद करना पड़ेगा, जहां इलाज भी फ्री मिलेगा, खाने को अनाज भी फ्री मिलेगा, तो उसमें आबादी बढ़ेगी। तो अब देखिए, आबादी हम बहस कर रहे हैं आलोक जी, देखिए इसमें फ्रीबीज भी आ गया। अभी ये कितना मैंने इसलिए कहा ना कि जब लोगों को फ्री में सब चीजें मिल रही है तो आबादी पर कोई ध्यान तो देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी शिवम जी। देखिए, एक तरफ तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है, दूसरी तरफ राशन यूनिट के हिसाब से दे रही है। ये कहाँ का न्याय? एक बच्चे वाला तो लोग अपनी यूनिट बढ़ाते हैं इसी चक्कर में, राशन के चक्कर में। हाँ नहीं, एक बच्चे वाला टैक्स दे रहे हैं। प्रमोद जी देखिए, प्रमोद जी दो बातें हैं। आप तो 40 साल तक इस पूरे राजनीति और व्यवस्था को देखते समझते रहे हैं। आप देखिए कि एक तरफ आलोक जी कह रहे हैं कि भाई आप ये जो जननी योजनाएं चल रही हैं, इसके तो आंकड़े भाषणों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बताते हैं कि हमने इतनी पैसे दिए, 12,000 रुपए मिल रहे हैं, ये है फलाना है, जच्चा बच्चा कोई, और अगर नहीं होगा तो लोग अलग तरीके से नाराज हो जाएंगे। 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हाँ, और सावित्री जी कह रही हैं कि लीजिए राशन कार्ड में आप यूनिट के हिसाब से राशन दे रहे हैं। अब ये तो इतना विरोधाभास है। अब ऐसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, बताइए आप? हम जिसपे बहस कर रहे हैं तो डिरेल हो गई बहस। देखिए शिवम जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश के लोगों को केवल कानून की भाषा ही समझ में आती है। आज हम हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कानून के डर से लगाते हैं, तो वैसे ही कानून का डर होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो प्रमोद जी आप कहाँ? सावित्री जी बिल्कुल सही कह रही है। शायद मेरी बात की उन्होंने इसकी समर्थन भी किया कि ये राजनीति जो हो रही है इस देश का, मैं समझता हूँ कि भंटाडार अगर किया है तो इस देश की राजनीति ने किया। यहाँ सत्ता की सभी राजनीतिक दलों में किसी एक को नहीं। अभी आप जो खाद्यान्न की बात कर रही हैं, यही कर रहे हैं, ये भी एक राजनीति का हिस्सा। अच्छा, क्या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इस देश का बंटाडार जो किया है इन नेताओं ने किया है? हाँ बिल्कुल। इसमें कोई मतलब मुझे शंका या शक-शुबा नहीं है। मतलब अच्छी बात को विपक्ष, मैंने पहले ये बात रखी कि अगर इस देश के जो मुखिया हैं, राजनीतिक दल हैं, ऐसे इश्यूज पर डिबेट करें, ऐसे इश्यूज पर एक दूसरे की जो अगर सही है जनसंख्या नीति अगर आती है उसमें कड़े प्रावधान किए जाते हैं तो विपक्ष तुरंत हो जाएगा। क्योंकि वहां का एक पक्ष का, एक धर्म का व्यक्ति कहेगा कि साहब ये तो हमारे धर्म के विपरीत है, तो उन्हें वोट बैंक के लिए वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो ये जो दुर्भाग्य है, आप ये छोड़ दीजिए।
आप और बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, चाहे कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए, चाहे समान कानून की बात कर लीजिए भाई, लेकिन वो चूंकि हमारे शरीयत में है, हमारे महाभारत में है, हमारे धर्म में है, तो अगर ये धर्म, शरीयत और रामायण और कुरान और इस पर अगर इस देश को चलना है तो फिर इस अव्यवस्था तो फैलेगी, उसको नहीं रोक सकते आप किसी भी कीमत पर। चाहे दूसरी एक बात महत्वपूर्ण, ये तो एक राजनीतिक है, इस पर तो लंबा प्रपंच किया जा सकता है, इसका कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं, करेंगे वही जो वो चाहेंगे। सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी हद तक गिर सकते हैं। अब स्थिति तो ये है। दूसरी बेसिक बात ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी प्रोफेसर साहब ने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और सावित्री जी ने, ये जो पलायन है गांव से और शहरों में हो रहा है, ये विस्फोट जो हो रहा है, ये इसको खेती की तरह सरकार अगर खाली इतना सही ध्यान दे तो ये पलायन कई एंगल पर चलना पड़ेगा। खाली कड़े कानून बनाने से ही समाधान नहीं होगा, न विकास होगा और न ही आवास की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की इन व्यवस्थाओं को आप पूरा कर सकेंगे। चौतरफा गांव का पलायन क्यों हो रहा है, इस पर कभी राजनीतिक दलों ने, यहाँ के मनीषियों ने कभी सोचने की चिंता करी? वहां जिस ढंग से वहां के लोग भाग के शहर की तरफ आ रहे, शहर में झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे बजाय इसके कि अपने 1 बीघे के मकान में रहना पसंद नहीं करेंगे। वहां कहीं सुविधाओं का अभाव है, वहां पर शिक्षा का अभाव है, वहां खेती की तरफ प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वहां का पलायन रुके। शहरों की तरफ पलायन अगर रुकेगा तो निश्चित रूप से वहां आपको गांव के, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहां की सुविधाओं को, वहां की शिक्षाओं को, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, आज क्यों भागते हैं? क्योंकि वहां स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं है। हर पेरेंट, हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो वो शहर की तरफ पलायन हो रहा है। और मतलब मैं ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है, मेरे यहाँ भी काम करने वाले 2 लोग हमारे यहाँ रहते हैं, वो गांव में न रह के यहाँ आ रहे, उन्हें भाई तुम गांव में रहो, वहाँ खेती करो, वहां तुमको ज्यादा, यहाँ तुमको 5,000 7,000 रुपया मिल रहा है, तुम्हारा रोजगार नहीं चाहिए, तुम्हारा घर नहीं चल रहा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तुम्हारे, लेकिन वो कहते साहब वहाँ शिक्षा नहीं है, वहां अगर बीमार हो जाए तो वहां देखने वाला नहीं है। तो इन सारे एस्पेक्ट में, पूरे वाइडर एस्पेक्ट पर चलना होगा। अगर जनसंख्या को नियंत्रण करना है, खाली सख्त कानून से ही काम नहीं होगा, इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। विस्फोट जो भी आपने कहा कि देखिए, मतलब 10 पोस्टें हैं और 10 लाख लोग भाग रहे हैं, ट्रेनों पर कूद रहे हैं, गिर रहे हैं, फांद रहे हैं, ये क्या है? ये सिर्फ वही से जो पलायन हो रहा है, एक व्यवस्था नहीं है, एक सिस्टम नहीं है। और ऐसा नहीं है, सरकारें चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, आप कांग्रेस की सरकार के रूप में आप ये जनसंख्या नियंत्रण वाला ही मामला ले लीजिए, उस समय मुझे अच्छी तरीके से याद है जब संजय गांधी ये लेके आए थे, मास लोगों ने हल्ला दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया था कि साहब ये तो एक वर्ग विशेष को जो है टारगेट किया जा रहा है। इसमें वर्ग विशेष कहाँ था, वो तो सब लोगों के लिए था, लेकिन चूंकि राजनीति करनी थी, वोट बैंक लेना था, तो ये दुर्भाग्य, जब तक इस पर राजनीतिक दलों, मैं समझता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है ही हैं, लेकिन कम से कम इन देश के कर्णधारों को, देश के राजनेताओं को जो राजनीति कर रहे हैं, वो सत्ता के लिए राजनीति करें, जरूर करें, भरपूर करें, लेकिन कम से कम कुछ मुद्दों पर जिसमें देश का, प्रदेश का विकास जुड़ा हो, लोगों के जनमानस की समस्याएं जुड़ी हो, बेरोजगारी, महंगाई जुड़ी हो, मकान की समस्या जुड़ी हो, उस पर नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार उस पर सरकार की नीति अगर लाती है तो उस पर विधानसभा को मैंने कहा कि मैं दशकें हो गए विधानसभा में किसी भी मामले पर, किसी भी इशू पर चर्चा होती ही नहीं है अब पिछले 20 वर्षों से। रोहित मिश्रा वहां पर मतलब सरकार लेके आया, विपक्ष बैल में कूद जाएगा, वहां हाय 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 करने लगेगा, बजाय इसके कि उस पर डिबेट करें। आजकल लाइव होता है ना, लाइव में थोड़ा माहौल दिखाना पड़ता है, बनाना पड़ता है अपने लोगों को कि भाई लाइव चल रहा है, लोग देखें। मैंने आजकल ये सोशल मीडिया का भी बड़ा संकट है, मैं तो देख रहा था, मैं मुझे बड़ी हैरानी हुई है, हालांकि आउट ऑफ कॉन्टेस्ट बात है। आजकल तो ये है कि ये तो होता है ना कि मॉक ड्रिल करते हैं, तो बढ़िया वर्दी पहन के लोग निकलते हैं बाजार, पुलिस वाले, और फोटो खिंचवा के हो गया मॉक ड्रिल। मतलब अब तो ये हो गया ना कि हर चीज के फोटो चाहिए, तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल भी फोटो से कर लें, फोटो ऑफ सब कुछ। डॉक्टर रोहित मिश्रा, प्रोफेसर के साहब जो बात कर रहे हैं, सावित्री जी या हमारे जो बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं, भाई ये तो है कि नेताओं ने बंटाढार किया, ये इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो एक राय है इस मामले में। आप चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समाज के रूप को भी देखते हैं,
और आप ये भी देखते हैं कि भाई कैसे सोसाइटी चीजें बदल रही है। अभी जैसे एक हत्या हुई, उसको लेके बड़ा समाज में बात चल रहा है, कल मैंने उस पर डिबेट भी की थी। आबादी बढ़ना और आबादी को कंट्रोल करना, इसमें सरकार की भूमिका हो सकती है, लेकिन समाज की एक बड़ी भूमिका है और इसके लिए बड़े सारे अभियान चलते हैं, जागरूकता अभियान चलते हैं। क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार, ठीक है ये इस तरह की जो आदत है या जो कर रहे हैं, इसके सहारे भी बड़ी कोई नीति लाए बगैर भी जागरूकता के जरिए एजुकेशन को थोड़ा सा इस तरह से और चेंज किया जाए जिससे कि वो समझें कि क्या नुकसान, इससे कुछ हो सकता है कि आप जैसे संगठन की मदद लेके कुछ हो सकता है? कुछ आपको होप नजर आता है क्या? दुख और ये तो ठीक है, होप है कुछ क्या? देखिए, जैसा हमने पहले भी आपसे बोला था कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं और अभी जैसे भारत ने पिछले 2-3 सालों में कोरोना का कहर देखा, तो कोरोना के कहर ने लोगों के मन में जो डर आया, मौत का जो डर आया, उसने लोगों को वैक्सीनेशन कराने पर मजबूर किया, लेकिन फिर भी कुछ करोड़ लोगों ने वैक्सीन नहीं भी लगवाई। अब दूसरा डर जनसंख्या बढ़ने से क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड है, पानी है और जो भी चीजें हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पर दबाव बढ़ रहा है। अभी लोगों के मन में वो डर नहीं पैदा हुआ है कि जो 1 लीटर पानी पर अगर पिछले 20 साल पहले अगर 2 लोगों का हक था, तो अब उसी 1 लीटर पानी पर 15 लोगों का हक है। तो एक के हिस्से में कितना पानी आएगा? ठीक है, बावजूद इसके लोग बेतरतीब पानी बहाते हैं और सारी जो बातें हैं वो सब लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में इस डर को जाना चाहिए कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, पेड़ है, पर्यावरण है, वो दूषित होगा, प्रदूषित होगा और आने वाली जनरेशन्स को, जिन बच्चों के लिए हम बच्चे पैदा कर रहे हैं कि खाना होगा, जितने हाथ होंगे उतना पैसा होगा और उतना खाना आएगा। अगर इस चीज को हम संगठनों के माध्यम से लोगों तक कन्वे कर ले जाएं, तो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी खुद जनता पर चली आएगी कि हम भी उतने जिम्मेदार हैं जितनी जिम्मेदार सरकारें हैं। पिछले 75 सालों में अकेली सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने अगर, राजनीति ने अगर जनसंख्या बढ़ाने में योगदान दिया है, तो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने में भी योगदान दिया है, यूनिवर्सिटीज में भी योगदान दिया है, एम्स में भी योगदान दिया है, मेडिकल कॉलेजेस भी खुलवाए हैं, सड़कें भी बनवाई हैं। तो हम अपनी गलती का ठिकरा सरकार के सिर पर नहीं फोड़ सकते हैं। हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी सरकार की है। हम हर चीज को सरकार के मत्थे मढ़ करके चैन की बांसुरी नहीं बजा सकते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अगर सावित्री जी आप कुछ कहना चाहती हैं, फिर मैं उसके बाद प्रोफेसर के सिंह जी के पास जाऊंगा। सर की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन पूरी बात से सहमत नहीं हूँ कि जो कह रहे हैं हमारी भी जिम्मेदारी है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग एक जागरूकता की बात करते हैं, जागरूकता का बहाना करते हैं। जिन लोगों को जागरूक होना ही नहीं है, हम सोतों को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता। अगर आप जागरूकता की बात करें, हमारे यहाँ एक सन 77 से मैडम हमारे यहाँ एक मजदूर काम करने आता है, लखनऊ में आता है और लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर से आता है। उसकी 2 बच्चियां हैं, 2 लड़कियां उसके, और वो पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं क्लास पास है। जिस शिक्षा की बात हो रही है वो सिर्फ 5 क्लास पास है। उसने कहा 2 बच्चियों के बाद हम लड़के के चक्कर में नहीं जाएंगे और हम तीसरा बच्चा नहीं करेंगे। मेरे लिए 2 बच्चियां ही बहुत हैं और हम सब कुछ इन्हीं के लिए ही करेंगे। ऐसे केस रियर है सर, ऐसे केस मैडम रियर नहीं मैडम है, हम इसीलिए कह रहे हैं शहर से निकल करके गाँव में जाना होगा। मैडम एकदम गलत है, गाँव में जाना होगा ना मैडम, गांव में जाना होगा और ग्रास रूट पर, ग्राउंड जीरो पर जाकर के हमको मैडम रियलिटी जरूर देखनी होगी। आज गांव में भी बिजली है मैडम, गांव में भी बिजली है, बिजली गांव में भी है, प्राथमिक पाठशालाएं गांव में भी हैं। हम सिर्फ किताबों का डेटा देख करके नहीं बता सकते हैं कि गांव में ऐसी चीजें नहीं है, ऐसी चीजें नहीं, ऐसी चीजें नहीं है, हम एकदम नहीं कह सकते। और मैडम पानी बहाना, मैडम पानी बहाना, जिस पानी की मैं बात कर रहा हूँ वो पानी बहाने से रोकना जिम्मेदारी हमारी भी है। हाँ। प्रोफेसर के सिंह जी, वो तो है ही, वो तो गलत है ही, उसको
तो अगर हम लोग देखते हैं या संगठन देखते हैं वो समझाते हैं, लेकिन आज अगर गांव में देखिए समर सेवर लगे हैं, समर पे रोक लगाई जाए। आप समर लेकर जहां एक स्कूटर धोना होता है ना, कुंटलों पानी बहा देते हैं, जिसको एक कटिया नवानी होती है ना तो वो कुंटलों पानी बहा देते हैं। वो एक अलग विषय हो जाएगा सावित्री जी, वो अलग वो भूजल दोहन का एक अलग विषय हो जाएगा। प्रोफेसर के सिंह जी समझाने को जाता है तो कहते हैं आपका क्या मतलब, हमने समर लगवाया 20,000 खर्च किया है। अगर फैमिली प्लानिंग की बात जाके गांव में करते हैं ना तो वो वहां से जवाब क्या आता है, जी आप कौन होते हैं, हमारी मर्जी, हम 10 बच्चे करें 6 बच्चे करें। प्रोफेसर के सिंह जी, सरकार अगर चिंतित है तो सरकार भी तो सोचे ना, कानून बनाए। जब सरकार अदर ये बार-बार एक बात आ रही, हाँ ठीक बात। प्रोफेसर के सिंह जी, बार-बार सावित्री जी भी उस ओर इशारा कर रही है कि भाई कानून बनाया जाए, है ना, कानून पे फोकस है कि कानून, अगर एक मजबूत कानून आ जाएगा तो एक लोगों के भीतर डर का माहौल आएगा। डॉक्टर रोहित जो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अनपढ़ लोग भी हैं जो देख के या फिर अपने संसाधनों को देख के, अपनी हैसियत को देख के देखते हैं कि भाई बच्चे नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए। हाँ, मैं इन दोनों चीजों पे आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी शुरू में शिक्षा की बात की थी। कानून, क्या स्ट्रांग कानून बना देने से इस समस्या का निदान मिल जाएगा? देखिए, कानून बनाने से केवल निदान तो नहीं मिलेगा। आपने कितने साल पहले कानून बना दिया कि 18 साल के पहले किसी लड़कियों की शादी नहीं होगी, वैध नहीं मानी जाएगी। एक 18 साल लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 साल। सर वो सकती थी, एक सकती है, लेकिन बच्चे कहाँ छुपाएंगे हम अगर इसको नहीं मानेंगे? नहीं बच्चे तो नहीं छुप सकते। आज भी शादियां होती रहीं और हम सब लोग देखते रहे, सबके घर के आसपास शादियां होती रहीं। क्या किसी ने भी कहीं पर इंफॉर्मेशन दी कि साहब 18 वर्ष के नीचे लड़कियां शादी हो रही है फलाना? तो इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार ही करेगी, हमको भी कुछ करना है, समाज को भी कुछ करना है। तो उसके पेरेंट्स डेट देते हैं। तो दूसरी बात यह है कि भाई जो खाली कानून बनाने से, कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे आप इम्प्लीमेंट करें, इतना आसान नहीं है कि आप कोई कानून बना दें और ये फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दें। 2 बच्चे का कानून, देखिए आप नहीं, जैसे प्रोफेसर साहब, जैसे अभी मैंने पहले भी पूछा था, कार्यक्रम की शुरुआत जब हुई थी तभी मैंने पूछा था कि ये कांग्रेस के रिजीम में भी, जैसे प्रमोद जी से मैंने सवाल किया, कांग्रेस के रिजीम में भी हुआ, संजय गांधी और इंदिरा गांधी उस जमाने में हुआ, इसको लेके कानून बना, बड़ी कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने कहा विरोध शुरू हो गया। तो कानून अगर बनता है तो उसके बाद विरोध शुरू हो जाता है, लोग विरोध करने लगते हैं। नहीं, कानून उस समय कानून नहीं बना था, कानून नहीं बना था उस समय, सिर्फ बात की थी। उनका जो तरीका था ना जनसंख्या नियंत्रण करने का, वो गलत था। नहीं, ये जी ने जो जनसंख्या कानून की बात कही है, उन्होंने कहा कि 2 बच्चे, जो TFR 2 की बात कही, जिस दिन उन्होंने कही दूसरे दिन से अगर आप देखें तो IIPS है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो वहां से जगह जगह के पॉपुलेशन साइंसेज के वो उसका विरोध आना शुरू हो गया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी तो है जनसंख्या जो यूपी की है 2.4 है और 2026 से 2.1 पर आ जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर एक बार डाउनवर्ड ट्रेंड, जैसे कि ऊपर से नीचे ले आना उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक बार डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ चली गई तो उसको 2 पर ले आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर ये मुश्किल होगा तो आप 2050 या 2055 में जो पॉपुलेशन देखेंगे वो उसमें प्रोपोर्शंस जो हैं वो बुढ़ों के हो जाए, जो सही नहीं जाएंगे। बिल्कुल 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 सही बात। ऐसा भी न कर दें और ऐसा भी हम न दबा दें कि हम नीचे हम चले आए। हाँ, अब आखिरी में चूंकि समय कम है हमारे कार्यक्रम में, तो आखिरी में एक छोटा छोटा सवाल प्रमोद जी आपसे और आलोक जी से। देखिए, जो रोकने का प्रयास पे बात हो रही है, अभी जनसंख्या नियंत्रण को लेके हमने पहले भी आपसे ये सवाल किया था कि, और सावित्री जी ने भी उस ओर इशारा किया था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रयास होता हुआ दिखाई दिया, सरकार ने ड्राफ्ट बनाया, तमाम यत्न प्रयत्न किए, लेकिन अब उसमें बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। शायद डर रहता है जो आपने जिसकी ओर इशारा किया। लेकिन आखिरी में मैं वही, चूंकि अब खत्म कर रहे हैं, बहुत सारी चर्चा हो सकती है, आखिरी में आपको इस दिशा में क्या गुंजाइश नजर आती है
मुझे तो लगता है कि वही फिर आखिरी में खत्म हो जाता है कि बंटा ढार कर दिया नेताओं ने। गुंजाइश कहाँ नजर आती है कि क्या आप कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे गवर्नमेंट को भी और सोसाइटी को भी? नहीं, देखिए, एक चीज तो है, सावित्री जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर साहब की एक बात सही है कि देखिए, खाली सरकार के बूते पर कोई चीज नहीं हो सकती। कोई भी कानून जो है या कोई भी नियम वो सरकार के मत्थे मढ़ दिया जाए, ये भी व्यवहारिक नहीं है। सामाजिक या जो समाज है उसकी भी उससे ज्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि कानून हो गया तो या उसके नियंत्रण के लिए आप कुछ भी ले आए, उसके लिए समाज की जिम्मेदारी है, मोहल्लों की जिम्मेदारी है, शहर की जिम्मेदारी है, गांव की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को उसको सकारात्मक रूप में लेके लोगों को। सर, नोटबंदी के लिए कितना जनता ने समर्थन दिया था, या जीएसटी के लिए कितना जनता ने समर्थन दिया था? जब सब कुछ सरकार के हाथ में, सरकार क्यों नहीं कर सकती है? कानून बनाए। और आज तो देश का हर जागरूक मैडम सावित्री जी प्लीज। हाँ, मैं एक बात खाली एक सेकंड कहूँ फिर डॉक्टर साहब। सावित्री जी, ये ऐसे हैं कि इसमें सरकार ने अपनी इसमें कोई सामाजिक भागीदारी नहीं रही। विरोध हुआ लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी उसको कहा कि नहीं ये होगा। उसके अपने तर्क थे, विपक्ष का अपना तर्क था और सत्ता का अपना तर्क था। क्या डॉक्टर रोहित, आप कुछ कहना चाहें? मेरे पास समय नहीं है। डॉक्टर साहब आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे, मैं फिर आलोक जी से एक छोटी सी टिप्पणी लेके एंड करूंगा जी, बहुत संक्षेप। सर, नोटबंदी इकोनॉमिक है और ये जो जनसंख्या नियंत्रण का है ये इमोशनल मैटर है। आलोक जी, ये सामाजिक चेतना की भी एक बात हुई है कि भाई जब तक समाज नहीं चेतेगा तब तक ये एक संयुक्त प्रयास की जरूरत है। आलोक जी, आखिरी में टिप्पणी। 77 से हमारे देश का अरबों खरबों रुपए जागरूकता में खर्च हो चुका है। देखिए, ये जनसंख्या का मुद्दा ये देश का मुद्दा है, ये हम सबका मुद्दा है। इसमें किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती। सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और दोनों ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तब उसका निर्णय होगा। क्योंकि सरकार कोई नियम बना देगी, उस नियम के तहत ये होगा कि इससे ज्यादा होने। सावित्री जी कहीं डंडा लेके फॉलो कराइए। देखिए, आप नियम बनाइए और ऐसा नहीं चलेगा। ये सावित्री जी ने कहा सख्ती बरतनी पड़ेगी। आप अगर 2000 का नोट आपको 2 मिलेंगे तो 2 मिलेंगे, सख्ती से लागू कीजिए। उनका स्पष्ट है ये। खैर, बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का समय की कमी है और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया राष्ट्र हित में। और ये बहुत जरूरी है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर जनसंख्या कंट्रोल में नहीं रही, जिसके लिए सामाजिक चेतना भी जरूरी है और सरकार को भी चेतना जरूरी है। सिर्फ बड़बोलेपन से और हर चीज को मुद्दा बना देने से काम नहीं चलने वाला, जो कि होता रहता है कि आप उसी पर बात करें जिस पर आपको भाव मिले या वोट मिले, उस पर भी बात करिए जिससे कि देश चले। बहुत शुक्रिया राष्ट्र देखने के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज।